वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक डिफरेंट काइंड ऑफ तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है षण्मुखा, जिसमें आदि और अविका गौर लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा, इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब मूवी में थोड़ा सा फैंटेसी टचअप दिया है और इसी तरह मूवी की कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लग सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इजी से समझा पाऊँ। सो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद के किसी जंगल के इलाके से, जहाँ पर कुछ आदिवासियों को दिखाया जाता है। फिलहाल एक प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को डिलीवर करने के लिए बहुत तड़प रही होती है। उस औरत का पति विकांदा और उसका साला भैरवा और भी कुछ बंदे इस प्रेग्नेंट औरत को कहीं पर ले जा रहे होते हैं। तभी भैरवा विकांदा से कहने लगता है, अरे जीजा, मेरी बहन इतना क्यों तड़प रही है? हमारे गांव में किसी भी औरत ऐसे नहीं तड़पा। विकांदा कहने लगता है कि ये संकेत है भैरवा, इस जंगल का राजा पैदा होने वाला है। वो देखो, मेरा बेटा धरती पर आने से पहले ही जंगल के जानवर, चरिंदे परिंदे सब कुछ डर कर भाग रहे हैं। बहुत ही तेजस्वी बेटा होगा मुझे। इस तरह से विकांदा और भैरवा उस औरत को डिलीवर करने वाली औरत के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बच्चा डिलीवर होने के बाद डिलीवरी करने वाली औरत डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर विकांदा, भैरवा और उसके बंदे उस घर के अंदर जाते हैं तो शॉकिंगली एक बहुत ही अजीब का बच्चा पैदा हुआ होता है। इस बच्चे के काफी सारे सर होते हैं। ये देखकर विकांदा का एक बंदा खून की वॉमिटिंग करके वहीं पर मर जाता है। विकांदा गुस्से में कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। इस तरह से अपनी बीवी बेटे को छोड़कर जंगलों में कहीं पर चला जाता है। खैर, जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वो औरत अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती रहती है और इसी तरह अपने बच्चे को देखकर इस औरत को घिन भी नहीं आती, बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखती रहती है। जब भी कोई गांव के बच्चे इस बच्चे को देखते तो भूत भूत कहकर चिल्लाते हुए इस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। हमेशा वो औरत गांव के बच्चों से अपने बच्चे को बचाती रहती है और उन बच्चों से भी कहने लगती है कि मेरे बच्चे को भी अपने साथ खिलाओ ना। खैर, और कुछ दिन गुजरने के बाद उस औरत की तबीयत बहुत बिगड़ जाने की वजह से वो मर जाती है और अपने भाई को बोलकर जाती है कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। दूसरी तरफ विकांदा को दिखाया जाता है जो अपने किसी गुरु को ढूंढते रहता है। काफी सारे जंगलों में दर बदर भटकते रहता है, लेकिन इसका गुरुजी नजर नहीं आता। फाइनली एक दिन विकांदा वाराणसी पर जाकर एक बहुत बड़े अघोरा से मुलाकात करके इसके साथ एक बहुत ही खतरनाक विद्या हासिल करता है। मतलब वही समथिंग ब्लैक मैजिक टाइप। कुछ साल विद्या हासिल करने के बाद विकांदा दूसरे किसी जंगल में आने पर इसको इसका गुरुजी नजर आता है। इसका गुरुजी कहने लगता है कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया विकांदा। विकांदा कहने लगता है कि गुरुजी, मेरा बेटा षण्मुखा अजीब तरह से पैदा हुआ, उसी का हल ढूंढ रहा हूँ मैं। क्या हमारे पुराने ग्रंथों में इसका कोई हल नहीं? प्लीज गुरुजी, मुझ पर कृपा करिए। तो विकांदा का गुरुजी विकांदा को कुछ ग्रंथ देने लगता है कि इसको अप्लाई कर लो तुम। खैर, दूसरे सीन में एक सीए एसआई कार्तिक को फोन करके कहने लगता है कि कार्तिक, तुम जानते हो ना कि हमारी एरिया में ड्रग सप्लाई कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है और इस मामले में मेरा बेटा भी शामिल है। कार्तिक, तुम थोड़ा संभाल कर इस मामले को हैंडल करो। अगर डिपार्टमेंट में मेरे बेटे के बारे में पता चलेगी तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। कार्तिक भी कहने लगता है ठीक है सर, मैं संभाल लूंगा। इस तरह से कार्तिक ड्रग सप्लाई करने वाले एक अड्डे के पास जाता है। ऑफ कोर्स वहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं, कार्तिक से फाइट करने लगते हैं। कार्तिक उन सारे लोगों को मार पीट कर अरेस्ट कर लेता है और उसी जगह पर सीए का भी बेटा होने पर इसको भी 2-4 छापड़ लगाता है। बाद में ड्रग सप्लाई करने वाले मेन हेड कमल को भी गिरफ्तार करने लगता है। जब कमल को मार पीट रहा होता है तो कमल मौका देकर कार्तिक की गन निकालकर इसको ही धमकाने लगता है। कार्तिक समझाने लगता है कि देखो कमल, फटाफट से वो गन मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हें बहुत बड़ी सजा होगी। लेकिन कमल बिना सोचे समझे फायर कर देता है और शॉकिंगली वो गोली सीए के बेटे को लगती है। मतलब वो मरता नहीं, हल्के से जख्मी होता है। अब डर के मारे कमल अपने माथे पर ही गन पॉइंट आउट करते हुए कार्तिक की गाड़ी और गन लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। कार्तिक के पास दूसरी व्हीकल नहीं होती चेस करने के लिए। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि वो कमल किसी दूसरी गाड़ी को ठोक चुका है किसी जंगल के रास्ते पर। खैर, दूसरे सीन में मूवी की हीरोइन सारा को दिखाया जाता है जो बेंगलुरु में जर्नलिज्म की पढ़ाई करती रहती है और फाइनल ईयर होने की वजह से इन लोगों को एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। सारा ने भी अपना प्रोजेक्ट अपने प्रोफेसर मार्टिन को सबमिट किया होता है, लेकिन सारा का प्रोजेक्ट अधूरा होता है। सारा मार्टिन से यही कहने लगती है कि सर, मैं एक जगह पर आकर अटक चुकी हूँ। मतलब मैं बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ और मेरे पास ज्यादा रिसोर्स भी नहीं है। मार्टिन कहने लगता है कि तुम्हारे रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़ा सारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हैदराबाद में मैं एक पुलिस वाले को जानता हूँ,
अगर तुम हैदराबाद जाओगी तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो सारा भी इसके लिए ओके कह देती है। इस तरफ हैदराबाद में कार्ति का हायर ऑफिसर कार्ति को अपने पास बुलाकर उसको बहुत डांटने लगता है। बात यह है कि जब कार्ति सीआई के बेटे और उस कमल को मारपीट रहा था तो एक अनजान बंदे ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। अब वो वीडियो वायरल हो रही है और उसी तरह से कार्ति की गन भी मिसिंग है। सो इसका हायर ऑफिसर डांटने लगता है कि तुम एक टीनेज लड़की के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो, इस मामले को दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। जो भी हो कार्ति, मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम देता हूँ, तुम अपने गन को फाइंड आउट करो और इसी तरह उस कमल को भी। दूसरे सीन में उस कमल को दिखाया जाता है जो किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहा होता है क्योंकि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना। थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेबल कार्ति को फोन करके कहने लगता है कि सर, एक फॉरेस्ट के एरिया में हमने एक गाड़ी को फाइंड आउट किया जो कमल ने लेकर भागा था। कार्ति फटाफट से उस जगह पर जाने लगता है तो वो गाड़ी थोड़ी सी जली होती है और उसी तरह गाड़ी में इसकी गन भी मौजूद नहीं होती। कार्ति अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि वो कमल जरूर आसपास के हॉस्पिटल्स पर गया होगा। आप लोग फटाफट से इंक्वायरी करो कि कल रात कौन कौन बंदे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। खैर, दूसरे सीन में एक कैंसर सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पर जावेद नाम के एक टीनेज लड़के की माँ का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। शायद इसकी माँ के ट्रीटमेंट के लिए काफी सारे पैसे चाहिए होता है। जावेद अपनी माँ को देखकर बहुत रो रहा होता है। इसी दरमियान में कोई एक बंदा जावेद को फोन करके कहने लगता है, अरे जावेद, तुम फिक्र मत करो, माँ के ऑपरेशन के लिए किसी भी तरह से पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। अब मुझे तो पता नहीं चला कि इस मूवी में जावेद का क्या रोल है। उसी रात कमल वापस अपने घर पर आता है तो कमल के घर में ही एक सीक्रेट कमरा होता है। उस कमरे में एक फोन रिंग होने लगता है। फोन पिक करने पर एक मास्क वाला बंदा, एक्चुअली वो मास्क वाला बंदा और कोई नहीं भैरवा होता है, विगांधा का साला, कमल से कहने लगता है कि एक बंदा हमारी छानबीन कर रहा है, तुम फटाफट से उसके बारे में पता करो। दूसरे सीन में सारा को दिखाया जाता है जो अपने होम टाउन विजयवाड़ा पर आ चुकी होती है और इसी तरह आज लड़के वाले सारा को देखने के लिए आते हैं। अब थोड़ी देर के बाद घर वाले लड़का लड़की को थोड़ा प्राइवेसी देने लगते हैं। जब ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं उसी वक्त मार्टिन सारा को फोन करके कहने लगता है कि सारा, मैंने सीए से तुम्हारे बारे में बात कर चुका हूँ, तुम कल ही हैदराबाद जाकर उस सीए से मुलाकात कर सकती हो। उसी रात हम ये देखते हैं कि भैरवा एक बहुत बड़े केज में किसी को बंद करके घने जंगल के अंदर आता है और उस जंगल के अंदर विगांधा कुछ अजीब के रिचुअल्स करते रहता है, बाकी कुछ और तांत्रिकों के साथ मिलकर। दूसरे दिन सारा हैदराबाद पर जाने लगती है और माँ बेटी की बातों से ये बात पता चलती है कि एक्चुअली सारा को ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपनी माँ को समझाने लगती है कि माँ, ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है। इस तरह से सारा हैदराबाद जाकर सीआई से मुलाकात करती है। सीआई कहने लगता है कि मार्टिन सर ने तुम्हारे बारे में बताया बेटा, और उसी तरह से यस्सई कार्ति तुम्हारी अच्छे से मदद करेगा, तुमको जो कुछ भी रिक्वायरमेंट हो उससे कह देना। इस तरह से वो सीआई सारा को कार्ति के पास भेजता है। कार्ति सारा को देखकर शॉक में रह जाता है, डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, फटाफट से दफा हो जाओ। कांस्टेबल कहने लगता है कि सर, सीआई सर ने मैडम को आपके पास भेजा, कुछ रिक्वायरमेंट्स है इनकी। सो पहले तो सारा अपने रिसर्च के बारे में कार्ति को समझाने लगती है कि एक्चुअली हमारी पढ़ाई खत्म होने से पहले एक रिसर्च सबमिट करना होता है। तो मैंने अपना थीम सेलेक्ट किया ह्यूमन सुसाइड्स। जब मैंने 6 साल के सुसाइड केसेस को स्टडी किया तो मुझे यूनिकनेस नजर आई। कार्ति कहने लगता है, अरे हर रोज कोई न कोई बंदा किसी न किसी कारणों की वजह से आत्महत्या करता ही है, इसमें यूनिक क्या है। सारा कहने लगती है कि पहले भी मैंने यही सोचा था, लेकिन जब मैंने थोड़ा डीपली एनालाइज किया तो एक सिग्नेचर नजर आया मुझे। वो ये कि पहले तो एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ दिनों के बाद लड़की अपने घर से भाग जाती है। उसके 1 महीने के बाद वो लड़का आत्महत्या कर लेता है और लड़की का कोई पता भी नहीं होता। ऐसे ही कुछ केसेस को लेकर मैंने उनके घर वालों से इंटरव्यू किया। लड़की वाले कहने लगे थे कि वो तो हमें छोड़कर उस लड़के के साथ भाग गई, जाने दो उसको। इस तरह से कार्ति को कुछ सबूत भी दिखाने लगती है। सब कुछ देख और सुनने के बाद कार्ति सारा की बातों पर यकीन ही नहीं करता कि सारा तुम कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर रही हो। सारा समझाने लगती है, अरे नहीं कार्ति, 6 सालों से ये चीज हैदराबाद में ही हो रही है, बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है लेकिन क्राइम नजर नहीं आ रहा। कार्ति कहने लगता है, ठीक है चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मुझे कोई लाइव प्रूफ दिखाकर कन्विंस करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम कन्विंस नहीं कर पाओगी तो तुम इस रिसर्च को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। सारा कहने लगती है, ठीक है। रिसेंटली फेसबुक पर मैंने एक वीडियो देखा। इस तरह से सारा कार्ति को एक फेसबुक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें एक छोटा भाई अपने बड़े बहन से झगड़ा कर रहा होता है और इसी झगड़े के दरमियान में वो बहन अपने भाई को डांटकर अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने घर से चली जाती है
कि घर में मेरी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता। थोड़ी देर के बाद वो भाई फेसबुक पर दोबारा लाइव आकर अपनी बहन की फोटो दिखाकर अपनी बहन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि दीदी अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तुम फटाफट से घर वापस आ जाओ। सारा कहने लगती है कि ये केस मेरी रिसर्च से मिलता जुलता है। कार्तिक कहने लगता है ठीक है, कल उस लड़की के फैमिली वालों को बुलाकर इंक्वायरी करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकल कर आता है। दूसरी तरफ वो भैरवा कमल को फोन करके कहने लगता है अरे कमल, वो हमारी कहानी के बारे में कुछ ज्यादा ही पता कर चुकी है, फटाफट से उसका काम तमाम करने का प्लान करो। दूसरे दिन कार्तिक उस श्राव्या की माँ और भाई को अपने पुलिस स्टेशन पर बुलाता है। भाई जो लड़की घर से चली गई ना, उसकी माँ और भाई को बुलाकर यही बात पूछने लगता है क्या आपकी बेटी अभी तक घर वापस नहीं लौटी। श्राव्या की माँ कहने लगती है कि जिस दिन श्राव्या घर से चली गई थी उसी दिन श्राव्या ने मुझे कॉल किया और उसने घर वापस आने से मना भी कर दिया। मैंने सोचा था कि नाइट अपने फ्रेंड के घर में स्टे करके दूसरे दिन वापस घर पर आ जाएगी, लेकिन अभी तक श्राव्या वापस घर पर नहीं आई। और इसी तरह मैंने ये भी सोचा कि 2 दिन के बाद पुलिस स्टेशन पर आकर कंप्लेंट करूंगी, मेरी बेटी वापस आ जाएगी। यह होने के बाद कार्तिक सारा से कहने लगता है कि सारा अब यहाँ पर हमारी डील खत्म हो चुकी है। वो श्राव्या अपने खुद ही से घर से चली गई, उसके बॉयफ्रेंड के साथ नहीं भागी, सो डील के हिसाब से अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। सारा कार्तिक को समझाने लगती है अरे कार्तिक बात को समझो, सोचो श्राव्या अभी तक घर वापस क्यों नहीं लौटी। लेकिन फिर भी कार्तिक नहीं मानता, जिसकी वजह से सारा गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद कार्तिक अपने थोड़े स्वीट मेमोरीज को याद करने लगता है। एक्चुअली जब कार्तिक और सारा इंटर पढ़ रहे थे उसी वक्त इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। खैर थोड़ी देर के बाद कार्तिक सारा को फॉलो करते हुए एक कैफे पर जाने लगता है। जब तक ये सारा के पास आता, सारा के पास इसका होने वाला मंगेतर आकर बैठ जाता है। ये देखकर कार्तिक अपने कदम पीछे हटा लेता है। मतलब कार्तिक ने ही सोचा था कि सारा इसके लिए ही वापस हैदराबाद आई, लेकिन मामला तो कुछ और ही है। उसी कैफे में कार्तिक जावेद को देखता है जो सारा के फोटोज क्लिक करते रहता है। जावेद के पास जाकर पूछने लगता है कि कौन हो तुम और उस लड़की की फोटोज क्यों क्लिक कर रहे हो। जावेद यही कहने लगता है कि सर मैं तो अपने फोटो गैलरीज के लिए फोटोज क्लिक कर रहा हूँ। उसी वक्त सारा कार्तिक और जावेद के पास आकर कार्तिक को डांटने लगती है कि उस बच्चे को क्यों डांट रहे हो। कार्तिक यही कहने लगता है कि ये लड़का तुम्हारी फोटोज क्लिक कर रहा है, लेकिन जब सारा उसके कैमरे को चेक करने लगती है तो इसमें सारा की एक भी फोटो मौजूद नहीं होती। और उसी तरह सारा कार्तिक को भी डांटने लगती है वो मेरे फोटोज क्लिक कर रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, और वैसे भी तुम तो मेरी मदद नहीं करने वाले ना। कार्तिक भी कहने लगता है कि तुम तो मेरी लाइफ से चली गई थी ना, दोबारा लौटकर क्यों वापस आई। इस तरह से गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2 दिन पहले। एक्चुअली 2 दिन पहले जब एक लड़की कहीं पर खड़ी थी तो एक मास्क वाला बंदा इस लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है कार में। तभी वहाँ का एक बंदा इस चीज को देखकर पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले हर जगह पर नाकाबंदी करके हर गाड़ी की चेकिंग करते रहते हैं। एट द सेम टाइम जब वो कमल कार्तिक की गाड़ी लेकर भाग रहा था तो इसका एक्सीडेंट हो गया था ना, और एक्चुअली इसका एक्सीडेंट उसी गाड़ी के साथ होता है जिस गाड़ी में एक लड़की किडनैप होकर जा रही थी। वो 2 गाड़ियां टकराने के बाद वो लड़की गाड़ी से बाहर आकर जोर जोर से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन जंगल का इलाका होने की वजह से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। उसी वक्त वो लड़की कमल को गाड़ी से बाहर खींचकर लाती है। उस वक्त कमल बेहोश हो चुका होता है। कमल को बाहर लाने के बाद कोई कांच का टुकड़ा लेकर इसके हाथ में एक फोन नंबर लिखती है। उसी वक्त वो मास्क वाला बंदा भी होश में आकर इस लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वो लड़की कमल की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो मास्क वाला बंदा अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को बार बार ठोकने पर वो लड़की बेहोश गिर जाती है, सर को चोट लगने की वजह से। उसके बाद क्या था, वो मास्क वाला बंदा इस लड़की को एक बड़े से बक्से में पैक करके वहाँ से ले जाने लगता है, और उसी तरह उस मास्क वाले बंदे का चेहरा भी नजर आता है हमको। वहाँ से जाते जाते सामने वाली गाड़ी को भी जला देता है। खैर सुबह होने के बाद ये बंदा उस बड़े वाले बक्से को, मतलब उस लड़की को किसी जंगल के इलाके में लाकर भैरवा के हवाले कर देता है। सारी मूवी में इस भैरवा का चेहरा दिखाया नहीं जाता, लगता है जब से ये पैदा हुआ मास्क पहन के रखा है। रात होने के बाद वो भैरवा उस लड़की को एक छोटे से केज में बंद करके एक घने जंगल के अंदर लाता है। एक्चुअली यही सीन थोड़ी देर पहले दिखाया था। भैरवा और विगाना की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये दोनों कुछ स्पेशल राशि की लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। यहीं पर उस षणमुखा को भी दिखाया जाता है जिसके 6 सर होते हैं। विगाना अपने बेटे के लिए ही उन सारी लड़कियों को किडनैप करवाते रहता है। मतलब यहाँ पर बात यह है कि विगाना और भैरवा 6 राशि की लड़कियों को किडनैप कर चुके होते हैं और उनकी बलि देकर अपने षणमुखा को खूबसूरत बनाना चाहते हैं।
लेकिन इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए इनको एक आखिरी राशि वाली लड़की चाहिए और वो है क्लिंकारा। और उसी तरह ये क्लिंकारा राशि वाली लड़की बहुत ही रेयर होती है। एक्चुअली उन 6 लड़कियों की बलि देने के बाद षणमुखा के 6 सर निकलकर एक ही सर बचेगा, लेकिन उस षणमुखा को खूबसूरत बनाने के लिए क्लिंकारा की बलि जरूरी है। सो भैरवा से यही कहने लगता है कि भैरवा तुम कुछ भी करो, मुझे वो क्लिंकारा किसी भी हालत में चाहिए। उसके बाद विगांधा उन 6 लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करने लगता है, वही ब्लैक मैजिक की मदद से। खैर प्रेजेंट डे पर सारा कार्तिक को फोन करके कहने लगती है, तुमने कहा था ना कि अगर इस केस में पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो तुम मेरी मदद करोगे। पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है, फटाफट से मेरे फ्लैट पर आ जाओ कार्ति। जब कार्ति सारा के फ्लैट के पास जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी वो लड़का जावेद भी होता है। कहने लगता है कि दीदी ने मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए बुलाया है, लेकिन कार्ति को इस लड़के पर थोड़ा शक ही होता है। उसके बाद सारा कार्ति से कहने लगती है कि अगर हमको श्राव्य के बारे में पता करना होगा तो उससे पहले उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता करना होगा, और वो भी उसके आत्महत्या करने से पहले। श्राव्य के बीएफ का नाम है श्रीकांत। इस तरह से श्राव्य और श्रीकांत की फोटो कार्ति को दिखाने लगती है। दूसरी तरफ सारे टीवी न्यूज चैनल्स में वही लड़कियों की मिसिंग न्यूज चलती रहती है, और उसी तरह ये भी कहने लगते हैं कि सारा और कार्ति इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये न्यूज भैरवा देखकर कमल को फोन करके कहने लगता है कि वो लड़की सारा हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही पता करने की कोशिश कर रही है, फटाफट से उसका काम तमाम कर दो। दूसरी तरफ कार्ति और सारा श्रेया के बीएफ श्रीकांत के फ्लैट पर जाते हैं, लेकिन ताला लगा होता है। बाद में कार्ति उस फ्लैट ओनर को बुलाकर श्रीकांत के बारे में पूछने पर यह बंदा एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि एक्चुअली श्राव्या श्रीकांत की जीएफ नहीं है, वो तो कौशिक की जीएफ है। लास्ट मंथ इसी फ्लैट में श्रीकांत और कौशिक के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ था श्राव्या को लेकर। यहीं पर हमको एक और बात भी पता चलती है कि श्रीकांत और कोई नहीं, 2 दिन पहले एक लड़की को किडनैप किया था ना, और उस लड़की को भैरवा को सौंप दिया था, वही बंदा श्रीकांत होता है। श्राव्या की एक फ्रेंड कौशिक की फोटो कार्ति और सारा को दिखाने लगती है कि ये हमारा सुपर सीनियर है। वो फ्लैट ओनर ये भी कहने लगता है, उस दिन श्रीकांत और कौशिक के बीच झगड़ा होने के बाद मैंने पुलिस वालों को कॉल किया था, एक पुलिस वाला आकर इन तीनों को पुलिस स्टेशन पर ले गया था। तो ये लोग उसी वक्त पासी के उस पुलिस स्टेशन पर जाकर इसी केस के बारे में पूछने लगते हैं। वो पुलिस वाला कहने लगता है, अरे सर वो तो एक छोटा सा झगड़े का मामला है। एक्चुअली कौशिक को ये लगा कि श्रीकांत उसकी जीएफ श्राव्य के साथ मिसबिहेव कर रहा है, इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। एक छोटी सी काउंसलिंग देकर मैंने उन तीनों को छोड़ दिया। इस पुलिस वाले का नाम होता है मोहन। मोहन कार्तिक को उन तीनों को डिटेल्स लाकर देने लगता है। सो कार्तिक फटाफट से उस कौशिक को कॉल करने पर उसका फोन स्विच ऑफ होता है। बाद में एक और नंबर को फोन करने पर कौशिक का फादर पिक करके कहने लगता है, और एक कौशिक तो कब का यूएस चला गया, रुको मैं उसका नंबर देता हूँ। सो बाद में कार्तिक उस कौशिक को फोन करके उस झगड़े के बारे में पूछने लगता है। कौशिक कहने लगता है, अरे सर उस झगड़े के बाद मेरा और श्राव्या का ब्रेकअप हो गया और मैं अपने करियर पर फोकस करने के लिए यूएस चला आया। अब मुझे पता नहीं वो श्राव्या क्या कर रही है। बाद में कार्तिक श्रीकांत के फोन नंबर को भी फोन करने लगता है, लेकिन स्विच ऑफ। सारा कार्तिक से यही कहने लगती है कि हमें किसी भी तरह से श्रीकांत को फाइंड आउट करना होगा। कौशिक तो आउट ऑफ इंडिया है, इसीलिए उसकी जान बच गई। मुझे लगता है श्रीकांत की जान खतरे में है। दूसरी तरफ वो बंदा कमल किसी बंदे को फोन करके सारा की सुपारी देने लगता है। उसके बाद कार्तिक के एक कांस्टेबल को वर्षिता नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है। यह वर्षिता और कोई नहीं, कमल के हाथ पर एक लड़की ने एक नंबर को लिखा था ना, वही नंबर इस वर्षिता का होता है। ये बात हॉस्पिटल से पता चलती है। कांस्टेबल यही बात कार्तिक को फोन करके बताने लगता है। और शॉकिंग बात यह है कि ये वर्षिता मिसिंग है, 3 दिन पहले मिसिंग हो गई थी, वही जिस दिन कमल ने कार्तिक की गन लेकर भाग गया था। उसके बाद कार्तिक बहुत ही मुश्किल से कमल को फाइंड आउट करके उसके पास जाकर अपनी गन मांगने लगता है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी कमल के आदमी होते हैं, कार्तिक से फाइट करने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर कमल वहाँ से भाग निकलता है। खरिया होने के बाद कार्तिक उस वर्षिता की फोटो सारा को दिखाकर पूछने लगता है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? सारा कहने लगती है, नहीं, मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। इसी दरमियान में जब वो किलर सारा को मारने के लिए इसको फॉलो कर रहा होता है तो सारा के बगल में कार्तिक को देखकर ये पीछे हट जाता है। उसके बाद सारा कार्तिक को अपने फ्लैट पर इनवाइट करने लगती है। बातों ही बातों में ये दोनों अपनी पुरानी यादें ताज़ा करके दोबारा क्लोज होने लगते हैं। मतलब थोड़ा बहुत काटमान होने लगता है इन दोनों के बीच। सुबह होने के बाद कांस्टेबल कार्तिक को फोन करके एक शॉकिंग न्यूज बताने पर कार्तिक और सारा एक जगह पर जाने लगते हैं। एक्चुअली पुलिस वालों को किसी फ्लैट में श्रीकांत की लाश पाई गई। फोरेंसिक वाले कार्तिक से कहने लगते हैं कि सर डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि ये घटना शायद 3 दिन पहले हुई
और उसी तरह वॉचमैन के बयान के हिसाब से 3 दिन पहले उस वॉचमैन ने गन शॉट की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद जब कार्ति श्रीकांत का फ़ोन चेक करता है तो उसमें कौशिक का नंबर होता है। कार्ति और सारा यही सोचने लगते हैं कि कौशिक ने तो कहा था कि झगड़े के बाद इसने किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन 3 दिन पहले इन दोनों के बीच बातचीत हुई और वो भी इंडियन नंबर से। और इसी तरह व्हाट्सएप मैसेज चेक करने पर उसमें वर्षिता की फोटो होती है, वही लड़की की फोटो जो कांस्टेबल ने कार्तिक को भेजा था। ये सब कुछ देखने के बाद कार्तिक एक अंदाजा लगाने लगता है, जिसका मतलब शायद श्रीकांत वर्षिता को किडनैप करके ले जा रहा था। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो भी कमल की गाड़ी से, और वर्षिता ने एज ए क्लू की तरह कमल के हाथ पर अपना नंबर लिखा। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि श्रीकांत ने वर्षिता को क्यों किडनैप कर रहा था। उसके बाद यही सारी खबर टीवी न्यूज चैनल में टेलीकास्ट होने लगती है और शॉकिंगली ये खबर कौशिक देखकर वो पुलिस वाले मोहन को फोन करने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि कौशिक मोहन का छोटा भाई है। कौशिक कहने लगता है कि भैया जिस तरह से श्रीकांत ने कहा उसी तरह से हो रहा है, मैं मरना नहीं चाहता भैया, मुझे बचा लो। मोहन कहने लगता है कि जब तक मैं ना बताऊं तुम बाहर मत आना। अब उसी रात मोहन और कौशिक एक बार में मुलाकात करने लगते हैं। जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं उसी वक्त यहाँ पर कार्ति आता है। एक्चुअली कार्ति मोहन के लिए आता है, लेकिन शॉकिंगली इसको कौशिक भी नजर आता है। मोहन रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर जो भी घटना हुई उसमें मेरे भाई का हाथ नहीं है, मैं आपको सब कुछ क्लियरली बता दूंगा। लेकिन जब कार्तिक कौशिक को ले जाने की कोशिश करने लगता है तो मोहन के आदमी कार्तिक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में जब सारा कौशिक से बात करने के लिए जाती है तो कौशिक अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेता है और उसी तरह दिखने में ऐसा लगता है कि कौशिक की तबीयत बिगड़ती जा रही है। सारा से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे बारे में जानने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह होगी, जाओ यहाँ से। उसके बाद जब तक कार्तिक दरवाजा तोड़कर अंदर जाता उससे पहले कौशिक बेहोश हो चुका होता है। खैर ये होने के बाद मोहन कार्तिक और सारा का जो हुआ वो बताने लगता है कि एक्चुअली जिस कॉलेज में श्राव्या और श्रीकांत पढ़ते हैं उसी कॉलेज में कौशिक सुपर सीनियर था और थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से कौशिक ने ये सोचा कि श्राव्या इससे प्यार कर रही है। हालांकि श्राव्या और श्रीकांत ट्रू लवर्स है। हायर स्टडीज के लिए कौशिक यूएस चला गया। इसी दरमियान में कौशिक को श्राव्या और श्रीकांत के बारे में पता लगने पर ये इंडिया वापस लौटा। इंडिया आते ही वो श्रीकांत से झगड़ा करने लगा। इत्तेफाक से वो केस मेरे पास ही आया, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से समझाया। ये सब कुछ होने के बाद एक दिन श्रीकांत कौशिक को फोन करके कहने लगा कि श्राव्या प्रॉब्लम में है, श्राव्या को बचाने के लिए मुझे एक लड़की को दूसरे बंदे को देना होगा। श्रीकांत किसी लोकेशन पर होता है। कौशिक से कहने लगता है कि आप मेरे फ्लैट पर जाकर टेबल के ऊपर एक लड़की की फोटो है, उस लड़की की फोटो मुझे व्हाट्सएप करिए। तो कौशिक उसी तरह से श्रीकांत के फ्लैट पर जाकर एक लड़की की फोटो क्लिक करके श्रीकांत को सेंड करने लगता है और वही लड़की होती है वर्षिता जो श्रीकांत ने किडनैप किया था। यह होने के कुछ घंटों के बाद श्रीकांत दोबारा कौशिक को फोन करके कहने लगता है कि जब तक श्राव्या बाहर नहीं आती तब तक आप भी बाहर मत आना, वरना आपकी भी मेरी तरह हालत होगी। इस तरह से गन लेकर अपने आप को मार लेता है। मोहन कहने लगता है कि इसीलिए कौशिक हाइड में था, मतलब अंडरग्राउंड पर था, लेकिन कार्तिक और सारा आकर इस कौशिक को एक्सपोज कर दिया। इसकी वजह से कौशिक की जान भी अब खतरे में है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद कार्तिक और सारा को एक जबरदस्त बात समझ में आती है कि पहले एक बंदा एक लड़की को किडनैप करके उसके बीएफ को ब्लैकमेल करने लगता है कि वो दूसरी लड़की का किडनैप करे। जब वो लड़की मिल जाती है तो वो लोग उस लड़के को मार देते हैं और दोबारा ऐसे ही साइकिल चलते आ रहा है। मतलब श्रीकांत ने श्राव्या की जान को बचाने के लिए वर्षिता का किडनैप किया। अब शायद वर्षिता को बचाने के लिए उसका बीएफ किसी दूसरी लड़के का किडनैप करेगा। दूसरी तरफ कमल उस किलर के पास आता है। एक्चुअली कमल ने इस किलर को ये काम भी सौंपा था कि वो क्लिंकारा को फाइंड आउट करे। सो वो किलर क्लिंकारा राशि वाली लड़की को फाइंड आउट करके कमल को देने लगता है, लेकिन बदले में कमल इस किलर को गोली मार देता है ताकि कोई भी सबूत ना रहे। यह होने के बाद कार्तिक दोबारा किसी भी तरह से कमल को फाइंड आउट करके इन्हीं क्राइम्स के बारे में पूछने लगता है। कमल कहने लगता है अरे पुलिस, ये कोई क्राइम नहीं है, एक बहुत बड़ा माया जाल है। विगांडा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और उसके लिए आखिरी लड़की क्लिंकारा राशि वाली चाहिए और वो और कोई नहीं तुम्हारी सारा है। यह सुनने के बाद कार्तिक इसको धमकाने लगता है कि अगर सारा को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। उसी वक्त भैरवा कमल को फोन करके कहने लगता है कि कार्तिक के हाथ में जो तागा है वो निकाल दो, तभी वो कार्तिक हमारे वश में आएगा। तो कमल उसी तरह से कार्तिक को बातों में फंसाकर इसके हाथ में जो तागा होता है वो निकाल लेता है। सारा की भी धमकी देने लगता है कि अब सारे के पास कुछ ही पल बचे हैं
जाओ तुम्हारी सारा को बचा लो। कार्ति जाने के बाद भैरवा कमल के पास आकर इसको स्टैप करके मार देता है। दूसरी तरफ कार्ति सारे के पास आकर कहने लगता है कि सारा तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन उसी वक्त कार्ति विगांदा के कब्जे में आ जाता है। यहीं पर हमको एक और बात भी पता चलती है कि विगांदा ने जिन जिन लड़कों को मारा उन लड़कों को अपने कब्जे में कर मारा। उसी वक्त भैरवा कार्ति के पास आकर कहने लगता है कि इस सारा को मेरे हवाले कर दो और तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। सो कार्ति उसी तरह से उसी जंगल के एरिया में बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद भैरवा सारा को लेकर विगांडा के पास आता है और वहीं पर सारा षणमुखा को देखकर शॉक में रह जाती है। उसके बाद विगांडा उन 6 लड़कियों पर हमला करके उनका खून एक बर्तन में जमा करने लगता है। ऑलरेडी वो 6 लड़कियां इसके वश में होती है। बाद में विगांडा वो खून अपने बेटे को पिलाने लगता है। वही षणमुखा को बलि का खून पीते ही उसके 6 सर निकलकर सिर्फ एक ही सर बचता है। अब फाइनल स्टेज है क्लिंकारा की बलि देना, वही सारा की बलि देना। इस बलि के बाद विगांडा का बेटा बहुत ही सुंदर बन जाएगा। इस तरह से जब विगांडा सारा की बलि देने वाला होता है उसी वक्त वहाँ पर कार्ति आता है। बात यह है कि जब कार्ति किसी जगह पर बैठा रहता है तो उसी जगह पर जख्मी हालत में कमल कार्ति के पास आकर इसके हाथ का धागा उसी को बांध देता है, क्योंकि भैरवा ने इस कमल को धोखा दिया। खैर कार्ति और विगांडा के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान कार्ति गन लेकर भैरवा पर गोली चलाने पर वो मर जाता है। बाद में विगांडा से पूछने पर विगांडा अपनी कहानी कार्ति को सुनाने लगता है कि इतने सालों की मेरी मेहनत तुम सर्वनाश करने लगे हो। कार्ति कहने लगता है कि सारी दुनिया में क्या तुम्हें ही ऐब वाला बेटा पैदा हुआ? दुनिया में काफी सारे लोगों के बच्चे ऐसा पैदा होते हैं, कोई लंगड़ा, लूला, अंधा, गूंगा, बहरा। क्या वो सारे लोग ऐसे ही काला जादू करके दूसरों की जान लेते हैं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे के 6 सर है, लेकिन तुम इसका गलत मतलब निकालने लगे। इसी बातों में विगांडा कार्ति के हाथ से दोबारा वो तागा छीनकर इसको अपने वश में कर लेता है। विगांडा उन 6 लड़कियों को ऑर्डर देने लगता है कि तुम लोग इस कार्ति का खून चूस लो। तो वो 6 लड़कियां कार्ति पर हमला करने लगती है। उसके बाद विगांडा सारा का गला हल्के से काटने पर वो खून षणमुखा के ऊपर गिरने के बजाय कार्ति के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से कार्ति दोबारा नॉर्मल हो जाता है और एक त्रिशूल लेकर इस विगांडा को मार ही देता है। थोड़ी देर के बाद बाकी पुलिस वाले यहाँ पर आकर सारा को हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं। यह होने के बाद षणमुखा कार्ति से कहने लगता है कि मेरी पैदाइशी सृष्टि के खिलाफ है। पता नहीं मेरे पिताजी का प्यार है या तो फिर राक्षसपन। मैंने अपनों को खो दिया, माँ, मेरा मामा, मेरे पिताजी। मेरी जन्म लेने की वजह से इतने लोगों की जान गई। पता नहीं आगे जाकर और कितने लोगों की जान जाएगी। मैं इस गोले पर रहना नहीं चाहता। इस तरह से ये आग में जल जाता है, खुदकुशी कर लेता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होने लगती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।